हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही पहली बात तो, और मैं अगर तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो सारे के सारे एक बार चैट सेक्शन में लिखेंगे एटीपी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चल है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है ना, बेसिकली उसमें हम मूल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो कैसे हैं सभी? अगर सब बढ़िया है तो बता दो। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो कैसे हैं सभी? पक्का? चलो, तो जैसा तुम्हें बताया था वही आज है ना, आज के दिन हम मिले हैं, है ना, बढ़िया तरीके से इसको अपन कवर करेंगे। चलो आ जाओ। तो सर आज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं? आज के टॉपिक्स पे हम बात करें तो आज के टॉपिक में हम क्या है भैया? मूल संकल्पना। क्या है बेटा? मूल संकल्पना। बहुत शानदार। तो मूल संकल्पना के बारे में बात करेंगे, मूल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर नहीं करा था अच्छे से, उसके बारे में अपन फिर से डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम चैप्टर के अभ्यास प्रश्न मतलब पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, बुक के अंदर, बुक के बाहर, एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, पक्का? बढ़िया है। तो आज अपन कवर करते हैं, चले चल आ जाओ। कोई मेरा फ्रेंड बनेगा, हाय 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 हाय, क्या बात है, कोई मेरा फ्रेंड बनेगा। आहा हा, सर मेरा फोन टूट गया, क्या बात है। वाह, कोई मेरा फ्रेंड बनेगा, कोई मतलब ये लिख रहा है ना, एक बच्चा लिख रहा है चैट सेक्शन के अंदर कि कोई मेरा फ्रेंड बनेगा। क्या बोलूं मैं, चलो हटाओ। सोचता हूं रोस्ट ना करूं, लेकिन तुम लोग ऐसे सामने आते हो तो एक बहुत बढ़िया खुशखबरी जो तुम लोगों को साथ में मैं शेयर करने वाला था, आप सभी के सामने एक बहुत प्यारी सी खुशखबरी है, वो ये रही। ठीक है, एक ऐसी खुशखबरी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी तुम लोगों के साथ शेयर करना, तुम लोगों को इंस्पायर करना और तुम लोगों को एक ऐसी जगह के लिए प्रेरित करना, एक ऐसी चीज के लिए प्रेरित करना ताकि तुम लोग भी अपना एक हार्डवर्क कर पाओ। देखो, हार्डवर्क तो सभी करते हैं, उस हार्डवर्क को कौन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत के साथ बढ़ा सकता है? ध्यान से सुनना। देखो, हार्डवर्क तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि उस हार्डवर्क को लंबे समय तक कर सके, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर सके। और उनमें से एक उदाहरण है हमारे पास, जिनका नाम है मिथुन यादव। ये क्लास 9th के बच्चे हैं, ठीक है, और 9th में नीव हिंदी के बैच के बच्चे हैं जो तुम लोग देख पा रहे हो। और इस बैच से इन्होंने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करा। परफॉर्म कैसे करा? सारे टेस्ट रेगुलर दिए, नोट्स को बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया, सारे लेक्चर्स को अच्छे से खत्म किया, और आज ये एज सिलेक्टिव हुए है ना, कि इनके साथ एक छोटा सा क्विज हुआ था, उसके बाद ये सिलेक्ट हुआ है। भाई साहब, इनको मिल रहा है एक लैपटॉप, है ना, फिजिक्स वाला का लैपटॉप मिल रहा है, बढ़िया सा लैपटॉप मिल रहा है। और इस लैपटॉप के थ्रू ही, है ना, इस लैपटॉप के थ्रू ही आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाले हैं। इनकी बहुत बढ़िया सी स्टोरी है, इनके साथ मैं जाऊंगा, मैं खुद मिलने जाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ट्राई करूंगा कि मैं इनसे मिलूं। तो ये इन्हें लैपटॉप मिल रहा है ना। किस तरीके से लैपटॉप मिल सकता है मैं तुम लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात तो फिजिक्स वाला का जो हमारा नीव हिंदी बैच है उसके अंदर तुम जाओ, सारे के सारे नीव हिंदी में के अंदर जो भी लेक्चर्स तुम लोगों के हुए थे उसको अच्छे से कंप्लीट करते रहो, सारे टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करते रहो अब से, है ना, अब से। और पिछले वाले भी कंप्लीट कर सको तो बहुत बढ़िया, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करोगे। उसमें से जो टॉप बच्चा होगा, ठीक है, जो टॉप कुछ बच्चे होंगे उनको बुलाकर उनके साथ एक छोटा सा क्विज राउंड होता है और फिर तुम लोगों को ये लैपटॉप मिल जाता है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन मिथुन, है ना, मिथुन आपने ये बहुत अच्छे से अचीव किया। ठीक है, आपको ये लैपटॉप मिल रहा है, वी आर रिकॉग्नाइजिंग यू, है ना, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ठीक है बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, पक्का, बहुत बढ़िया। तो भाई इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे से काम आएगा, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? मूल के बारे में करते हैं बात। मूल क्या होता है? ठीक है, देखो मूल आया कहां से, देखो मूल आया कहां से, ध्यान से समझो। मूल कहां से आया मास्टर? ठीक है सर, मुझे नहीं मिला, मिलेगा बेटा, है ना, अच्छा स्कोर करो, अच्छे से सारी चीजें करो, ठीक है, आपको भी मिलेगा भाई बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि मूल शब्द कहां से आया, है ना, देखो क्या होता था कि मैं तुम लोगों से बोल दूं एक दर्जन कितना होता है, एक डजन कितना होता है, एक, अगर मैं बात करूं दर्जन कितना होता है, दर्जन समझते हो तुम लोग?
तो 1 दर्जन तुम लोग बोलोगे तुरंत 12। कितना होता है भैया? 12 होता है। ठीक है, 2 दर्जन कितना होता है भैया? 2 दर्जन कितना होता है? तो 2 दर्जन बराबर होगा सर 1 दर्जन में 12 होते, केले लेने जाते हो ना, हाँ, तो 2 दर्जन में कितना होगा? 2 गुणा 12। आंसर क्या जाएगा? 24। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं 3 दर्जन कितना होता है, तो 3 दर्जन का मतलब क्या होता है भैया? 3 दर्जन का मतलब होता है सर 3 गुणा 12, मतलब आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। बहुत शानदार। 4 दर्जन कितना होता है? 4 दर्जन मास्टर बता दो। 4 दर्जन, 4 दर्जन, तो तुम क्या बोलोगे भैया? ए बहुत हो गया भाई। 4 दर्जन होगा सर 4 गुणा 12 बराबर आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा? 48। बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है भाई। अच्छा, कई सारे बच्चे और भी सिलेक्ट हुए थे, तो उन बच्चों से भी मैं कह दूंगा कि मेहनत जारी रखना, एक समय तुम्हारा भी नंबर आएगा, और नहीं भी आएगा तो तुम लोग देखो लो कितने अच्छे से, है ना, अपने आप की ग्रोथ को तुम देख पाओगे। बहुत बढ़िया। तो 1 दर्जन 12, 2 दर्जन कितना होगा? 2 गुणा 12, 3 दर्जन कितना होगा? 3 गुणा 12, और 4 दर्जन कितना होगा? 4 गुणा 12। 12 क्या बता रहा है? एक नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? एक संख्या बता रहा है। 1 दर्जन क्या हो सकते हैं? केले हो सकते हैं, 1 दर्जन सेवफल हो सकते हैं, 1 दर्जन हमारा अमरूद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो दर्जन का मतलब क्या है? 12। ठीक उसी प्रकार 1 मोल कितना होता है? 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल कितना होता है? तो 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 12 ग्राम कार्बन 12 परमाणु। ये एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान कितना है? 12। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन 12 परमाणु में परमाणु की जो संख्या है, परमाणु की जो संख्या है, मान लो मेरे पास 12 ग्राम की जो परमाणु की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या, जो संख्या है, उसी को हम बोला करते हैं, उसी को हम बोला करते हैं 1 मोल। अब 12 ग्राम परमाणु के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने परमाणु हैं? तो वो है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो 1 मोल जो होता है वो इतना होता है। 1 दर्जन कितना होता है? उतना होता है। 1 मोल कितना होता है? इतना होता है। और इसी को हम बोला करते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोला करते हैं? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसी को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जो अगर हम बात करें, जिसको हम इंग्लिश में और लिख देता हूं, एवोगैड्रो, ये कहां से आया? एवोगैड्रो नंबर। तो हमने निकाला 12 ग्राम कार्बन परमाणु के अंदर कितना होता है, उस हिसाब से। ठीक है, कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 10 की घात 23। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 दर्जन 12 होता है, अब वो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही 1 मोल कितना होता है? इतना होता है। कितना होता है? इतना होता है। और ये क्या होता है? 12 ग्राम, ये कार्बन 12 परमाणु होता है। ये परमाणु है जिसका द्रव्यमान कितना है? 12। तो 12 ग्राम कार्बन 12 परमाणु में परमाणु की संख्या को हम बोला करते हैं 1 मोल। क्या बोला करते हैं? 1 मोल। ठीक है, बहुत शानदार। तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, कणों की संख्या किसके बराबर हो? अब कण में क्या क्या हो सकते हैं भाई? परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, सूत्रकाई हो सकता है, ठीक है, इत्यादि। कार्बन 12 एक परमाणु है, एक कार्बन ऐसा जिसका द्रव्यमान 12 है, कि ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। वह मात्रा उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। और 1 मोल कितना होता है भैया? हमने गिना तो कितना निकला भैया? तो 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। 10 की घात 23। सॉर्टेड, बढ़िया है। 10 की घात 23 सॉर्टेड है, बढ़िया है, इजी है, बहुत शानदार। फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे। अगर कोई बोल दे बेटा, अगर कोई बोल दे तुमसे कि भाई 1 मोल इतना होता है, 2 मोल कितना होगा? 2 गुणा इतना। 3 मोल कितना होगा? 3 गुणा इतना। समझ पा रहे हो, है ना? बहुत सिंपल सी कहानी। अगर मेरे से किसी ने बोल दिया 1 मोल सोडियम परमाणु, क्या बोल दिया मेरे से बोल दिया भैया 1 मोल सोडियम परमाणु, तो 1 मोल सोडियम परमाणु, सोडियम कितना होता है भैया? सोडियम परमाणु, तो सोडियम कितना होता है भैया? सोडियम होता है N, सोडियम का हम बोलते हैं N। इसका मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10 की घात 23 Na मतलब होता है सोडियम, तो मैं लिख देता हूं सोडियम परमाणु।
ठीक है, बहुत शानदार। अगर मैं बोल दूं 2 मोल, अगर मैं कहूं तुमसा हसीन, ठीक है, मैं बोल दूं अगर क्या 2 मोल, तो 2 मोल कितना होगा भैया? अगर मैं तुमसे बोल दूं इस 1 मोल की जगह 2 मोल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23, 2 का गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12.044, 12.044 इंटू 10 की घात 23 सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु। फील हो पा रहा है? फील हो पा रहा है? बहुत बढ़िया। तो 1 मोल कितना होता है? इतना होता है। 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की घात 23। इसी को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहा करते हैं, इसी को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहा करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसी आवोगाद्रो संख्या क्या है? किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान होता है, इसी संख्या को आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और वो आवोगाद्रो संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Na से। इसे Na, ऐसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, सोडियम में है ना दूसरा वाला स्मॉल बनता है, इसमें कैपिटल होता है, ये याद रखना, सोडियम इसमें कंफ्यूज हो जाओ। इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत बढ़िया। और ये कितना होता है भैया? ये कितना होता है भैया? ये होता है हमारा, क्या होता है भैया? Na की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 10 की घात 23। कई जगह 0, 2, 3 भी लिखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 2, 3 में भी कई बार मैं इसलिए लिखवाता था कि पावर याद हो जाए। तो 6.022 पावर कैसे याद रखोगे? 1 + 23, 1 + 23। ठीक है, हाँ भाई। तो ये जो चीज है ये तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत शानदार। चलो मैं ऑन करता हूं, बताओ भाई, बताओ जल्दी से इसका आंसर। जी सर, सॉर्टेड है सर, इजी है सर, इजी है सर, इजी है सर, इजी है सर। अब मैं तुमको बताता हूं एक बहुत प्यारी सी कहानी। यस सर, यस सर, यस सर। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक बहुत प्यारी सी कहानी। देखो, हम अब मान लो भैया, क्या हमारे पास मान लो हमें 1 मोल मिल गया, हमें मान लो 12 ग्राम हमारे पास क्या है? कार्बन है ना। हमारे पास क्या है? मान लो हमसे बोल दिया भैया 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है। क्वेश्चन एक है कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन की जगह अपन ले लेते हैं, है ना। हमारे पास बोल दो, हाँ, हमारे पास है 16 ग्राम ऑक्सीजन तत्व है। क्या है बेटा? ऑक्सीजन तत्व। जब भी कोई ऑक्सीजन तत्व बोले तो इसका मतलब यह समझना ऑक्सीजन तत्व को अपन बोलते हैं O। में परमाणु की संख्या क्या होगी? परमाणुओं की संख्या क्या होगी? अब परमाणुओं की संख्या पूछिए भैया। 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, किसके अंदर? 16 ऑक्सीजन के अंदर। 6.022 कहां है? इंटू 10⁻23 कहां से आया? जितने 1 मोल में परमाणु होते, एक 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने परमाणु थे उसी को अपन ने बोला 6.022 इंटू 10⁻23। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन तत्व में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? हमारे पास भाई क्वेश्चन हो गया, हम तो डर गए। ए मास्टर भाई साहब कैसे निकालने भाई? 16 ग्राम ये ऑक्सीजन है तुम्हारे हाथ में, ये रही, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये रे, इधर आ जा भैया। 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास ये रही बेटा, कहां रही? ये रही, है ना। इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो। अरे रे रे रे, इधर उधर नहीं देखो, इधर नहीं देखो। 16 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास ये है। अब ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे करके गिनते गए तो सर जीवन खतरे में है, जीवन खतरे में है। सिंपल सी चीज है। ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे, है ना। ऐसे में तो हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। कितना बड़ा नंबर है 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, कितने बड़ा नंबर है। तो ऐसे केस में हम जो मोल निकालते हैं तो मोल बराबर होता है, एक बात हमेशा याद रखना, 1 मोल तो यही हो गया, 1 मोल तो यही हो गया।
तो जब भी हमें ग्राम में कुछ दिया हो और हमें मोल की संख्या निकालनी है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो मोल बराबर होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए होता है ग्राम द्रव्यमान। क्या होता है? ग्राम द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, तुम लोग जो बोलना हो, आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी को मैं बताऊं, मोल जो होता है उसको मैं स्मॉल एन से दिखाता हूं। मोल जो होता है उसको अपन स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो मोल जो होता है स्मॉल एन, इसको अपन बोलते हैं डब्लू, इसको अपन बोलते हैं एम, इसको अपन बोलते हैं डब्लू और इसको अपन बोलते हैं एम। मैं दिखाता हूं, इसको अपन बोलते हैं एम और ये होता है हमारा एन। तो एन बराबर होता है डब्लू अपॉन एम। एन इज इक्वल टू होता है डब्लू अपॉन एम, डब्लू अपॉन एम। तो जो डब्लू होता है वो होता है ग्राम द्रव्यमान। डब्लू क्या होता है बेटा? ग्राम द्रव्यमान होता है। कितना होता है? ग्राम द्रव्यमान। मतलब अगर मैं इसमें मोलों की संख्या निकालूं सबसे पहले, है ना, मोलों की संख्या निकालूं, तो भाई ये 16 ग्राम, ये हमारा क्या है? ग्राम में अगर कोई चीज दी है तो ये हमारा डब्लू है, ग्राम द्रव्यमान। और अगर कोई फॉर्मूला दे रहा है तो उससे अपन एम निकाल लेंगे। चलो, तो एन बराबर क्या होता है बेटा? एन बराबर होता है सर, मोल बराबर होता है ग्राम द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। बहुत शानदार। चलो, तो भैया एन बराबर हो जाएगा, डब्लू कितना है भैया? डब्लू है सर हमारा 16 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है? आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान? परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? वो भी होता है 16। 16 बटे 16 कितना आंसर आ जाएगा? 1। आंसर आ जाएगा 1 मोल। और 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? परमाणु की संख्या क्या जाएगी? परमाणु की संख्या क्या जाएगी? तो परमाणु की संख्या जाएगी सर 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 10 की घात 23। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं बढ़िया सा। एक और देखो भाई, बताओ क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है कि भाई 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या बताओ। मोलों की संख्या, मोल की संख्या बतानी बताओ। तो ये जो 22 ग्राम दे रहा है ना, कोई भी ग्राम में कोई चीज दे रहा है, वो हमारा क्या है? ग्राम द्रव्यमान। ये क्या है? ग्राम द्रव्यमान। तो ये हो गया हमारा डब्लू। और CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लो। CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लो। कार्बन का होता है 12, कल ही निकालना सिखाया था। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलो कैलकुलेट करो, एन की वैल्यू क्या आएगी? एन बराबर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। चलो, तो ऑप्शन ए कह रहा है, मोल ही निकालना है, परमाणु की संख्या, अणु की संख्या नहीं पूछी। ए कह रहा है 0.5, बी कह रहा है 0.8, सी कह रहा है 1, डी कह रहा है 1.2। चलो निकालने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ, निकालने की कोशिश करो। निकालो निकालो निकालो। पोल दे दूं? स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट, ये रहो, पोल स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो W तो आ गया सर हमारा 22। W तो फिक्स था भाई। W बराबर कितना है? W बराबर 22 ग्राम। M बराबर कितना होगा सर? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का गुणा करेंगे तो 32। तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44। 44 आ गया भाई। N बराबर क्या होता है? N ही तो निकालना है। तो N बराबर होता है W बटा M। आंसर आ जाएगा भाई 22 बटा 44। 22 बटा 44 को काट देते हैं अपन। क्या कर दो? काट दो। तो भैया 2 से काटो, ये आएगा 11, इसको 2 से काटो, ये आएगा 22। फिर अगर हम बात करें 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 बटा 2,
तो 1/2 कितना होता है? 1/2 को ये तुम 0.5 बोल सकते हो, आधा बोलते हो। ओ बेटा जी, अरे हाँ बेटा जी, किस्मत की बहुत बढ़िया कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी में तुम्हें परमाणु की संख्या पूछ ले, अगर अणुओं की संख्या पूछ ले, यहां पर वही CO2 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो CO2 अणुओं की संख्या अगर पूछ ले, क्या आ जाएगी भाई? 1 मोल में कितना होता है सर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 2 के अंदर क्या होता है? 2 गुणा 6.022। 3 के अंदर कितना होता है? 3 गुणा भाई, तो आधे के अंदर कितना होगा? 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23। 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3.01 10 की घात 23। ठीक है, बाकी ये तुम्हारे उसमें है ना, ये तुम्हारे सिलेबस के थोड़ी बहुत हटा ही हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी तुम लोगों को बता दिया है ना, मूल कंसेप्ट के बारे में जो थोड़ी बहुत संकल्पना थी, इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ लेना और सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया। चलो अभ्यास प्रश्न करते हैं बढ़िया तरीके से। ये चैप्टर एंड अब अपन करने वाले हैं नया पॉइंट, नया उसको नई चीज को अपन कवर करने वाले हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार इसको फिर से कवर करना बहुत बढ़िया तरीके से। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस जल को इधर मत लिखो, इस जल को अपन इधर नहीं लिखते हैं। जल को अपन हटा देते हैं, इधर लिख दिया जल, ये रहा जल। तो हमने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, ये हमारा 5.3 ग्राम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 5.3 ग्राम हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ हमने 5 सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल लिया, ये रहा हमारा 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ठीक है, 6 ग्राम हमने एथेनोइक अम्ल लिया, के साथ अभिक्रिया करता है। अब ये दोनों बीच में अभिक्रिया हुई है, क्या होगा? हमारे अभिकारक हो गए। क्या होगा बेटा? अभिकारक हो गए। ये हमारे अभिकारक है सर। उत्पाद 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2.2 ग्राम हमारी क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी उत्पाद में, है ना। एरो लगा दिया अपन ने, ये तीर के निशान किस तरफ। फिर 0.9 ग्राम जल बना, 0.9 ग्राम जो बना हमारा जल बना। ठीक है, और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बना, एथेनोइड बना, सोडियम एसिटेट बना, जो भी तुम लोग बोल सकते हो, दोनों नाम सही है। एथेनोइड भी लिख सकते हो, एसिटेट भी लिख सकते हो। वो कितना बना भैया? 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम। दर्शाइए कि अवलोकन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुरूप है। मतलब ये बताओ कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुरूप है या नहीं। तो बताओ, क्या ये द्रव्यमान, ये उत्पाद बने अपने, क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है? बताओ 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 बताओ, क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है? है पक्का है? चलो यस वाले थम्स अप करेंगे, नो वाले थम्स डाउन करेंगे। यस वाले थम्स अप करेंगे, नो वाले थम्स डाउन करेंगे। यस वाले थम्स अप करेंगे, नो वाले थम्स डाउन करेंगे। पता नहीं सर, पता नहीं आरन भैया, हा। ठीक है, तो हमें बताते हैं क्यों। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता था कि भैया जो
अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो बेसिकली बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान के। चलो बहुत बढ़िया, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो भैया अभिकारक कौन कौन से देख लो, इधर अभिकारक देख लो। एक है सर हमारा 5.3 प्लस, और ये हमारा 6 ग्राम, तो 6 ग्राम मतलब 5.63 और ये 6 ग्राम, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, हमारा आ जाएगा 11.3 ग्राम। ठीक है, 11.3 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर होना चाहिए इसके, तो ये कितना है भैया, ये हमारा एक आया पहला 8.2 ग्राम, 8.2 प्लस यह है हमारा 2.2 ग्राम, 2.2, बहुत बढ़िया, प्लस ये आ गया 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। तो जब तुम इन दोनों को मतलब जोड़ोगे तो ये 2.2 और 0.9 ये आ जाएगा 3.1, और 8.2 और 3.1 कितना हो जाएगा 11.3, ये भी आ जाएगा 11.3, जोड़ के देख लेना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई, क्योंकि देख लो बाकी 13% बोल रहे थे, 12 लगभग 13% बोल रहे थे नहीं, है ना, क्यों कर रहा है, क्योंकि सर यहां पर अभिकारक का द्रव्यमान बराबर है उत्पाद के द्रव्यमान के। दोनों देखो, दोनों तो 11.3 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना बढ़िया तरीके से ना, बढ़िया तरीके से तुम लोगों को ध्यान रखना। चलो अगले की तरफ मूव करते हैं। तो ये मैंने एक रिटर्न में देकर रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। चलो आ जाओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से 1.8 के अनुपात में संयोजित होते हैं, होकर जल बनाते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह संयोजित प्रक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? देखो ध्यान से भाई, अगर हम बात करें, अगर हमारा हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी है 8 ग्राम। अगर मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन आ गई तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी x, ऐसे करना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 चाहिए, तो 3 के लिए कितना लगेगा x। अब क्या कर दो, तिर्यक गुणा, क्या कर दो, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो x × 1 x हो जाएगा, और 3 × 8 कितना हो जाएगा 8 3 24, 3 गुणा 8, तो आंसर आ जाएगा 1 के लिए 8, तो 3 के लिए कितना आ जाएगा 24, खत्म। क्या हो जाएगा 24, खत्म। तो इसको इस तरीके से लिख लो कि जल में द्रव्यमान के हिसाब से H और O का अनुपात कितना है भैया, 1:8। तो यह आ जाएगा 3 के लिए कितना होगा x, वही निकाला, 8 3 24, ये आ गया। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह प्रतिक्रिया करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया लिखना है इसको, अभिक्रिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चैट्स को ऑफ करूंगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? सिंपल सी चीज है, ठीक है, 24 आंसर है। तो इसका आंसर है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वह सिद्धांत जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, वो क्या था कि किसी भी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में, अभिक्रिया लिखो इसको, है ना, अभिक्रिया, प्रतिक्रिया अच्छा वर्ड नहीं, अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इन्होंने स्थिर अनुपात के नियम के बारे में भी बात कही थी। चलो मैं दिखाता हूं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? देख लो भाई, किसी भी यौगिक के अंदर परमाणु की संख्या क्या होती थी? निश्चित होती थी। तो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित होती थी। ये दोनों नियम इनके बेसिकली थ्योरी के अंदर थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो क्या हुआ करता था कि भाई ये जो कार्बन 12, क्या होता था, जो कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 परमाणु के, है ना, कार्बन 12 परमाणु के ठीक 1/12 जो द्रव्यमान होता था, है ना, मतलब इसका 12वां हिस्सा जो द्रव्यमान होता था उसको हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा था। तो क्या बोला था, याद करो कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के ठीक 12वें हिस्से, मतलब 1/12 के बराबर होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के संबंध में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान पाए गए। ठीक है, एएमयू के बारे में बताया था, कल ही पढ़ा था इसके बारे में। परमाणुओं को नग्न आंखों से देखना संभव है क्या? नहीं है, बहुत छोटे होते हैं भैया, बहुत छोटे होते हैं, तो वह संभव नहीं है।
तो परमाणु इतना छोटा होता है कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात -9। इसको ऐसा लिखना, 10 की घात -9 नैनोमीटर। इसको ऐसे लिखो। 1 मीटर बराबर कितना होता है, ये हटाओ इसको। 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई, 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर। बहुत बढ़िया। 10 की घात -9 समझते हो, मतलब 1/10 की घात 9। अब इसको कैलकुलेट करो, 1 में 10 की घात 9 का गुणा कर दो, बस डिवाइड कर दो। तो 1 में अगर तुम 10 की घात 9 का बेसिकली 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा इतनी बड़ी संख्या का डिवाइड करोगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, बहुत ही छोटी, उतना बड़ा परमाणु होता है। ठीक है, तो 10 -9 होता है, उसको अपन अपॉन में ले जाते हैं तो प्लस का 9 हो जाता है। चलो, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। सोडियम पर कितना आवेश होता है, Na के ऊपर प्लस होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता था, -2। 2 यहां, 1 यहां, क्या हो जाएगा, Na2O। बहुत बढ़िया। सोडियम सल्फाइड का लिखना है। Na के ऊपर कितना होता था, +1। सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड पे लिखना है। Al के ऊपर होता है +3, मैं दिखा देता हूं, और Cl के ऊपर होता है -1। याद करो, चार्ट बनवाया था। तो 1 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, तो क्या हो जाएगा, AlCl3। AlCl3। बहुत बढ़िया। सोडियम सल्फाइड। अच्छा, सोडियम के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है Na के ऊपर होता है +1 और +1, और सल्फर के ऊपर होता है -2। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं तुम लोगों को ऑप्शन दे दे रहा हूं, लो। ऑप्शन ए कहता है Na2S, बी कहता है Na2, Na3S, डी कहता है Na3S2। बताओ, कर दे स्टार्ट। सब सिखाया है। जिसका बैकलॉग नहीं है, हाँ, वही लैपटॉप का दावेदार होगा। तो भैया कंप्लेंट करना बंद कीजिए, हाँ, कि बैकलॉग हो रहा है। जचता ही नहीं आंखों में कोई, ये हाँ यही रास्ता है तेरा। 87.82% बच्चा सही आंसर दिया। मेरी ना भैया, 2 यहां 1 यहां, क्या हो जाएगा, Na2S। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है। Mg के ऊपर होता है +2, और हाइड्रोक्साइड होता है, आज बता देता हूं, OH के ऊपर -1। क्या होता है, OH के ऊपर -1। ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन ए कहता है सीधा MgOH लिख दो। बी कहता है नहीं, Mg और OH 2 करो भैया, क्योंकि हाँ, बहुत बढ़िया। सी कहता है भाई एक काम करो, Mg2 कर दो, OH 1 रख दो। डी कहता है कोई नहीं। बहुत प्यारा सा आंसर आएगा इसका, लिख दो। हाँ, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये
हो आहों के जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, दो का मल्टीप्लाई यहाँ इस तरीके से तूने यूं ही कर दिया। मैंने बताया था ना जब बहुपरमाणविक आए ना तो ब्रैकेट करके फिर अपन कुछ कुछ करते थे। हाँ वही, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, मुझे लग रहा है ढेर सारे बच्चे सही आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। 86.64%, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। का ही बोले तुम लोगों से, मतलब इतने प्यारे बच्चे हो ना तुम लोग। लव यू ऑल, लव यू। ए चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कैसी शाम सी तेरे नाम सी, जो पढ़ ले आववे पे गाम सी, आगे का गाना पंकज सर को नहीं आंदा। चलो ये भैया आंसर्स हैं, बताओ इनके नाम क्या होंगे। पहली बात तो ये एल्यूमिनियम है और ये सल्फेट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं दिखाई देता हूं, ये कैल्शियम है, ये क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ये के मतलब पोटेशियम होता और SO4 सल्फेट होता था, पोटेशियम सल्फेट। के पोटेशियम होता और NO3 क्या होता था, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम होता है Ca और CO3 क्या होता था, कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। कुछ सोचो, Al सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम और SO4 सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम और NO3 होता था नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। याद करो, सब सिखाया है, सब 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 सब। कैल्शियम और फिर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ रासायनिक सूत्र शब्द से क्या मतलब लाइक क्या होता है रासायनिक सूत्र। यस सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो बेसिकली रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी रासायनिक यौगिक का एक संक्षिप्त प्रदर्शन जो कहलाता है रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो यौगिक का रासायनिक सूत्र उसकी संरचना का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम का Na होता है, Cl का क्या होता है, क्लोराइड। खत्म। अगला सुनो, निम्नलिखित में परमाणु की संख्या बतानी है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, कितना आ जाएगा आंसर, 3। इसके अंदर बताओ कितने हैं भैया, कितने परमाणु है फॉस्फेट के अंदर। ऑप्शन ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 7। बी कह रहा था क्या 5, सी कह रहा है 6, डी कह रहा है 7। बताओ कितने परमाणु। एक को 7 दिख रहे हैं भाई। परमाणु की संख्या देखनी होती है, कितने परमाणु है, परमाणुकता पे पूछा है। हाँ, आवेश नहीं, आवेश भी जोड़ डाला तुम लोगों ने, वाह रे बेवकूफो, आवेश नहीं जोड़ना है, परमाणु परमाणु पूछे। उनने कहा -3 दिख रहा है भाई साहब, -3 भी जोड़ दो साथ में। एक फास्फोरस है, ऑक्सीजन कितने हैं गिनो, फिर जोड़ो, फिर आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ए पे लगाया था ताला तुम लोग, देख लेते कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया। अरे एक फास्फोरस 4 ऑक्सीजन है,
फॉस्फेट आयन है ना, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, ये -3 तो उसके ऊपर आवेश है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब परमाणु की संख्या थोड़ी है। तो भैया H2S में परमाणु में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर का है, इसलिए इसकी परमाणुकता 3 हो गई। फॉस्फेट में अंदर 5 परमाणु मौजूद है, 1 फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए पर टिक लगाओ, 51.91%। बाकी इसलिए तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो इसको करते हैं, आओ करते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। H2 का निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया 2। 2 आंसर आ गया 2 U। वही बात कर ले O2 का। O2 में ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 2 है तो 32, आंसर आ जाएगा 32 U। Cl का होता है भैया, Cl का मैं बता देता हूं 35.5, तो 35.5 कितने Cl है? 2 हैं तो भैया Cl2 है, तो भैया 35.5 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 71। गिन लो तुम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, कार्बन का होता है CO2 में, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32 और 12 44, 44 U, बहुत बड़ी 71 U। इसका निकालो तुम CH4 का, CH4 का निकालो। अब तुम लोगों को पता ही है कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, CH4 का निकालो। C2H6 का निकालो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। C2H4 का निकालो भैया, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। NH3 का निकालो, NH3 में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन का 14 होता है। चलो मैं निकाल रहा हूं, कमेंट्स तुम लोग लिखते रहो बढ़िया तरीके से, क्या करते रहो, लिखते रहो। एक बोल रहा है 71 होगा, भाई साहब 35 35 70 हुआ ना, और आधा आधा नहीं जोड़ेंगे का है, बेइज्जती कर रहे हैं मास्टर की, मास्टर को गलत ठहरा रहा है। ओ एक लड़का बिल्कुल भीगा भागा सा, ओ बैक लोग लेके वो ढेर सा आधा सा, ओ मुझे मिला इस बैच में डायरेक्ट मिला चैप्टर 3 में, अब कैसे मैं बताऊं तू गलत है। ओ कार्बन का मास है 12 भाई रे, उसके साथ हाइड्रोजन का है 1 है रे, ओ 4 का गुणा करके टोटल 16 बता के, वही तो बेटा यही तो बात है। ओ 12 गुना 2 इसलिए करा मैंने, ओ 12 कार्बन का 2 गुना इसलिए करा मैंने, क्योंकि कार्बन का है 12, टोटल प्रेजेंट है भाई 2, हाइड्रोजन का 1 गुणा 6 हुआ रे, 6 ये 12 दूनी 24, 30 आएगा भैया, 30 U 16 U, 12 दूनी 24 प्लस 1 गुणा 4 मतलब आ जाएगा 24 और 4 28। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 है तो 3 का गुणा, आंसर आ गया भैया 23 27। चलो अगला CH3OH का बता देता हूं। कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन इधर रहे और 1 इधर रहा, 4 हाइड्रोजन थे प्लस 16, तो भैया 12 4 16 और 16 32 आंसर आएगा इसका। देख लेना। अरे हाँ 17 आएगा भाई, ये 17 आएगा, अरे खुदा का खौफ कहाँ है सर, ये 17 आएगा, 17 आएगा सर, 17 17। अरे भाई माफ कर दे भाई, माफ कर दे, 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 माफ। मुझे लगा तो सो गए थे रे, बाप रे बाप रे बाप भाई, 14 और 3 17 सर, 17 होगा, 17 होगा, 17 होगा, माफ कर दो रे भाई, माफ कर दो प्लीज प्लीज, ये 14 और ये 3 17 माफ कर दो मतलब। देखे भाई साहब, ऐसे हम बढ़िया तरीके से गलत करेंगे। हाँ एक बार मास्टर कर दे, एक बार मास्टर कर दे, फिर देखो अब तो आई। सर इसमें NH3 का 17 होगा ना? हाँ हाँ 27 लिख दिया है सर। आप अमित सर के साथ क्रिकेट खेलता हो क्या? मैंने पोस्ट देखी थी। हाँ एक बार हम क्रिकेट खेले थे, है ना। अमित सर से पूछना पंकज सर कैसे क्रिकेट खेलते हैं। जूम ऐप क्या कहा है सर? जूम ऐप -3 थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल
सर इसमें भी ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? किसमें ऑप्शन बी में दिक्कत है बेटा? अच्छा, इन सभी का दिया हुआ है बेटा सॉल्यूशन, इसको बढ़िया तरीके से देखना। हमको देखो इसका बताना है, इसमें देखो सारे के सारे पहले से दिए हुए हैं। हमसे पूछा है ZnO, ZnO का निकालना है, तो जिंक का कितना होता है? जिंक का देकर रखा है 65 ये हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 65 16 कितना आ जाएगा? 81, कितना आ जाएगा? 81, 81। बहुत बढ़िया। बताओ Na2O का बताओ, Na2O का क्या हो जाएगा भैया? सोडियम का कितना देकर रखा उन्होंने? देखो 23, कितने सोडियम है? 2 है, तो 2 का गुणा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। बहुत बढ़िया, कितना होता है? 16। 23 गुणा 2 16, मतलब 46 और 2 46 और 16, 46 और 16 कितना हो जाएगा? 62। सही करा ना? हाँ। फिर वही बात कर ले, K2CO3 पूछा। K2CO3 का तुम लोग बताओ, K2CO3 का तुम लोग बताओ। मैं बता दे रहा हूं भाई, ऑप्शन ए पहले तो मैं खुद निकाल लूं। हाँ, इसका अपन खुद निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम का इतना, हाँ तो 2 हो गए तो इतना, फिर ठीक है, इतना। तो ऑप्शन ए कहता है 128, बी कहता है 138, सी कहता है 118, डी कहता है 148। बताओ क्या आंसर आएगा? चलो ले आए पोला सामने। चलो, तो पोटेशियम का होता है सर 39, 2 का गुणा करा, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 3। चलो इसको थोड़ा कैलकुलेशन में आसान बना देता हूं। तो भैया ये हो गया पोटेशियम कितना हो जाएगा? 78 ये हो गया, 12 ये हो गया, और 16 3 48 ये हो गया। 78 12 हो जाएगा 90, और 90 और 48 कितना हो जाएगा? 90 48 हो जाएगा 138 U। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाना था। और बी वाले कितने देख लेते हैं, बी वाले कितने? ओ भाई साहब 81% लाए हैं। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। ठीक है, इजी इजी, अरे भाई साहब इजी है, इजी है, इजी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और बोरॉन के यौगिक में 0.24 ग्राम नमूने का विश्लेषण करने पर, अगर मैं बात करूं बोरॉन का एक यौगिक है, इसमें 0.096 ग्राम बोरॉन और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। भार के अनुसार यौगिक की प्रतिशत संरचना की गणना कीजिए। तो ये एक दूसरे के कितने प्रतिशत है देख लो भैया। तो भैया यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना है भैया? 0.24 दिया हुआ है। बोरॉन का द्रव्यमान देकर रखा है 0.096, और ऑक्सीजन का देकर रखा है 0.144। तो भैया प्रतिशत कैसे निकालोगे? प्रतिशत कैसे निकालोगे अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे बोरॉन का निकालना है, मुझे किसका निकालना है? बोरॉन का निकालना है। तो भाई जब भी हमें किसी का प्रतिशत निकालना रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं, तो 0.096 ऐसा लिख लो, ठीक है। बटे क्या करो भैया, टोटल प्रतिशत कितना है? 0. अगर मैं बात करूं 24, कितना है? 24, और गुणा कर दो कितने का? 100 का। ऐसी परसेंटेज निकालते हैं, तुम्हारे कितने नंबर आए बटे टोटल कितने नंबर इंटू 100, यही करते हैं। तो भैया ऐसी तरीके से अपन निकालेंगे, ठीक है। तो ये बोरॉन का प्रतिशत हो जाएगा, बी का प्रतिशत, बी का प्रतिशत। सेम चीज अगर मैं बात करूं किसमें, सेम चीज हम बात कर रहे हैं भैया ऑक्सीजन का, ओ का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत अगर बात करें आएगा, तो ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास?
0.144, 0.144 बटा टोटल कितना है 0.24, गुणा कर दो 100 का, गुणा कर दो 100 का। ऐसे परसेंटेज निकालना है, ऐसे परसेंटेज क्या करना है, निकालना है। चलो इसका तुम लोग इसमें 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो जब 10 का गुणा होगा तो 1 दशमलव खिसकेगा, फिर अगर मैं बात करूं एक और खिसकेगा, इस तरीके से इसको करो। तो इसमें जैसे ही तुम 100 का गुणा करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले इसमें 10 का करोगे तो हो जाएगा 0.96 से हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। फिर एक और करोगे अगर मैं बात करूं तो 9.6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगर मैं बात करूं 9.6 बटा अगर मैं बात करूं 0.24, क्या हो जाएगा 0.24, इस तरीके से। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तुम लोग आंसर, इसको जब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताऊं क्या, बताओ इसको कैलकुलेट करके बताओ। कि कर लोगे, कर दे, चलो कर देते हैं। जैसे ही तुम इसमें देखो 100 का गुणा करोगे ना, जैसे ही तुम इसमें 100 का गुणा कर दोगे, 100 का गुणा कर दो, ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा 9.6। कैसे हुआ, जब एक 10 का गुणा होगा, इसको ऐसा कर लो, हर 10 के गुणा पे 1 दशमलव खसकती है। तो अगर मैं बताऊं इसको तुम ऐसा भी लिख लो 10 गुणा 10, तो जब पहला 10 का गुणा होगा तो दशमलव हो जाएगा 0.96, और एक और 10 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0, अगर हम बात करें 9.6, कितना हो जाएगा 9.6। तो 9.6 बटे 0.24। सर अभी भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करें। तो एक काम करो, इसमें 100 का गुणा कर दो, कितने गुणा कर दो 100 का गुणा कर दो। तो ऊपर 100 का गुणा कर दो, अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, इसमें पूरे को जब दशमलव हटाना हो ना, ऊपर 100 का गुणा कर दो, नीचे 100 का गुणा कर दो, ये है तो एक ही ना। तो इसमें जैसे तुम 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 960, कितना हो जाएगा 960। देखो एक 10 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 96, और एक और 10 का गुणा हो जाएगा 960, और इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो 960 बटे 24 तुम करोगे ना, आंसर आएगा 40, कितना आएगा 40%। सेम चीज इधर निकालो, अगर ये 40% सेम चीज अपन इसको निकालते हैं भैया, सेम चीज को निकालो। तो जैसे इसमें अपन 100 का गुणा करेंगे, जैसे इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना भैया 14.4 बटे कितना आएगा 0.24। वैसे ही कर दो भैया, ऊपर 100 का गुणा करो, नीचे कितना करोगे 100 का गुणा, ऊपर 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1440, कितना हो जाएगा 1440 बटे आ जाएगा भैया नीचे 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24। जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 60%, कितना आ जाएगा 60%। तुम खुद करके देखना गुणा, ठीक है, इस तरीके से मैथ से थोड़ी सी, और इसको अपन कवर कर लेंगे। आ जाओ, चलो अब अगला सुनो भाई, है ना, अगला सुनो। है ना, अगर मैं बात करूं अगला सुनो, अगला है जब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कितना बनता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान बनेगा। सिंपल सी चीज है, जब 3 के साथ 8 ग्राम चाहिए, 3 के साथ कितना चाहिए 8 ग्राम, ठीक है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब तुम ऑक्सीजन कितनी ले आओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहां पर हमेशा याद रखना जितना अभिकारक में मतलब जितना कार्बन है उसके लिए उतनी ही ऑक्सीजन लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। तो एक बात याद रखना भैया 12 ग्राम अगर मैं बात करूं, ठीक है, जलाने के इसको एक सिंपल सी चीज ये समझो, ठीक है, सिंपल सी चीज ये समझो, अगर मैं तुमको बताऊं मेरे पास 3 ग्राम, कितना ग्राम है 3 ग्राम, 3 ग्राम कार्बन के लिए 3 ग्राम मेरे पास कार्बन है, वो क्या करता है भैया 8 ग्राम ऑक्सीजन से, कार्बन 3 ग्राम है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, O2 है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, CO2 बनता है कितना ग्राम 11 ग्राम, क्या बनता है 11 ग्राम, ठीक है। अब वो बोल रहा है जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाए, भाई सिंपल सी चीज। तो एक बात याद रखना कि जब इनके बीच में जब अभिक्रिया होती है ना, जब इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो जितना अभिकारक होता है उतना उत्पाद होता है। अब तुम 3 ग्राम तुमने कार्बन ले लिया, कार्बन कितना लिया 3 ही ग्राम लिया,
बट ऑक्सीजन तुमने 50 ग्राम लिया, उसका कोई फायदा हो गया क्या? नहीं। किसी भी तत्व एक निश्चित मात्रा में ही संयोग करता है, स्थिर अनुपात का नियम है, निश्चित मात्रा में संयोग करता है। अब तुम 50 ग्राम ऑक्सीजन मतलब तुम्हारे पास मान लो 3 लीटर पेट्रोल है और तुम्हारे पास ऑक्सीजन ढेर सारी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना पेट्रोल को ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही काम की। तुम्हारे पास एक नींबू है और तुम्हारे पास ढेर सारे किलो में शक्कर है, पर नींबू पानी किसके हिसाब से बनेगा? एक नींबू के हिसाब से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम लोगों को करना था, ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको तुम लोग अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। इसका मैं थ्योरी दे देता हूं तुम लोगों को। चलो, हो गया? बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं सर? ऑक्सीजन में कार्बन के जलने की प्रतिक्रिया उसके इस प्रकार होती है, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यहां पे तुम लिख लेना 3 ग्राम, यहां पर लिख लेना कितना भैया, अगर मैं बात करूं, हाँ 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम के साथ मिलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 1 मोल मोल की कहानी चल रही है। ये दर्शाता है कि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसीलिए 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह दिया गया है कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के साथ जलाकर 11 ग्राम CO2 बनाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। बहुपरमाण्विक आयन क्या होता है बताइए भाई। तो भैया ऐसा आयन जिसमें क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं और जिनके ऊपर आवेश होता है। वे आयन जिनमें 1 से अधिक परमाणु होते हैं और एक ही तरह के अलग अलग तरह के हो सकते हैं भाई, एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं, बहुपरमाण्विक आयन कहलाते हैं, है ना। तो परमाणु है परमाणु का समूह जिनके ऊपर आवेश होता है, उसको अपन बोलते थे बहुपरमाण्विक आयन, ठीक है। चलो अगले की तरफ मूव करते हैं भाई। इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है, Mg के ऊपर +2 आवेश होता है और Cl के ऊपर -1 होता है। सब सिखाया है। तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, बन जाएगा MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड Ca के ऊपर होता है +2, O के ऊपर होता है -2, प्लस माइनस बराबर है तो CaO लिख दो। कॉपर नाइट्रेट बढ़िया है, कॉपर के ऊपर होता है +2 और नाइट्रेट होता है NO3 के ऊपर -2, यहां 1 यहां हो जाएगा CuNO3 ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी करा ही था। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या था, AlCl3, Al के ऊपर +3 होता है, Cl के ऊपर -1। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, Ca के ऊपर +2, CO3 के ऊपर -2, तो हो जाएगा CaCO3। तो इन सभी के बारे में बढ़िया तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। इसका डिटेल्ड आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल्ड आंसर दिया हुआ। सर बैकलॉग क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निम्नलिखित योगों में मौजूद तत्वों के नाम बताइए। देखो बुझा हुआ चूना जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr, बेकिंग पाउडर होता है Na, पाउडर नहीं सोडा होता है यार, पाउडर तो गलत है, NCERT गलत है फिर यहां पर अगर ऐसा दिया हुआ है ना। बेकिंग पाउडर कुछ अलग चीज होती है, बेकिंग सोडा होता है, सोडा लिख लेना इसके, वो होता है NaHCO3 और पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। सबका लिखना बढ़िया तरीके से। ये तो साधारण नाम थे, है ना, ये घर के नाम थे, ये वाले साधारण नाम थे, है ना, घर वाले नाम थे। चलो तो जैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है कैल्शियम ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया CaO, है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr। फिर हमारा बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम पाउडर नहीं सोडा है ना, सोडा पाउडर को तो अलग चीज होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब होता है NaHCO3। और भाई बात कर ले पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये सब पढ़ा हुआ है, जब तुम थ्योरी रिवाइज कर लोगे फिर से एक बार करने की कोशिश करना तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। चलो अगले की तरफ मूव करते हैं। चलो इनका भैया हम वो निकालते हैं आणविक द्रव्यमान।
आखिरी क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान अपन इसका निकालते हैं बढ़िया तरीके से। चलो कार्बन का कितना होता है सर? कार्बन का होता है 12, 12 गुना 2 करेंगे, और हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुना 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 4 2 26। सल्फर का कितना होता है सर? सल्फर का 16 होता है, सॉरी सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, और 32 गुना 8 कर दो, ये तो इसका हो गया। 32 गुना 8 कितना होगा भैया बताओ? 32 दूनी कितना होता है? 64, और 32 गुना 8 कितना होगा भाई? मेरा दिमाग स्टक हो गया, बताओ जल्दी से। 264 होगा क्या? दो 256 आना चाहिए। दो 256 पक्का लिख दूं? हाँ 256 होगा, ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है? 31, तो 31 गुना 4 आंसर आ जाएगा। P4 दिया है ना, एसिड था P4 है, तो 31 गुना 4 कितना हो जाएगा? 124। HCl का हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका होता है 35.5, मतलब आंसर आ जाएगा 36.5। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 3 इसलिए करेक्ट, 3 है। अगर बात करें 16 3 48 और 15 63, सब में यू, सब में यू, ठीक है। ठीक 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 ठीक। हाँ इजी है। तो इन सभी के सॉल्यूशंस तुम लोगों को दिए हुए हैं, इनको बढ़िया तरीके से तुम लोग कर लेना, ठीक है। चल पोल और कर लेते हैं अपन थोड़े बहुत, ठीक है। आ जाओ इस पर आ जाओ। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है इसमें बताओ? ये क्या था अपना आवोगाद्रो संख्या का मान? बताओ आवोगाद्रो संख्या का मान बताओ। बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो। ठीक है, बढ़िया है, शानदार, मजेदार, बढ़िया। तो आवोगाद्रो संख्या का जो मान अभी बताया था वो कितना था भैया? 6.022 इंटू 10 की घात 23। देखते हैं ऑप्शन बी कितने % बच्चों ने सही आंसर लगाया है, ठीक है। बी 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 ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, देखो कितने अच्छे से। नाइनटी 92.97, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलो, आवोगाद्रो संख्या को दर्शाने के प्रयुक्त प्रतीक है क्या? किससे दर्शाते आवोगाद्रो संख्या को? याद करो, किससे दर्शाते थे आवोगाद्रो संख्या को? आवोगाद्रो संख्या को किससे दर्शाते थे? लीडर बोर्ड कैसे चल रहा है देख लेते हैं। 6/6 सारे के सारे से। आवोगाद्रो संख्या को किससे दर्शाते थे? बताओ बताओ बताओ। चलो पोल स्टार्ट कर दे रहे हैं, ये रहा। ठीक है, तो जो आवोगाद्रो संख्या थी सर,
उसको हम दर्शाते थे Na से। किससे? Na से। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाना है। देखते हैं कितने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, कई सारे बच्चे तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। (84.56) वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन, अब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 दी है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर +1 आवेश है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और सल्फर की संयोजकता 2 है। मैं बता देता हूं 1। इस तरीके से पूछा गया है, तो भाई बताओ कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 और सल्फर की संयोजकता कितनी है? 2। चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा? 2 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा H2S। H2S ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं इस बार कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया। देखना जरूरी है बढ़िया तरीके से। चलो 90.93 वेरी गुड, 90.93 वेरी गुड। चलो इसका आंसर दो भाई। हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई लिखे थे भाई, तो किसको आधार माना था अपन ने? कार्बन 12 को आधार माना था, नाइट्रोजन 14 को आधार माना था, कार्बन 1 को आधार माना था, या कार्बन 14 को आधार, सिलिकॉन 14 को आधार माना था। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक द्रव्यमान इकाई है जो इसके एक परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 12वें हिस्से के बराबर होती थी। तो वो किसको अपन ने आधार माना था? किसको अपन ने आधार मानकर बोला था इसके ठीक 1/12? किसको हमने आधार मानकर माना था कि इसके ठीक 1/12? ठीक है, करें स्टार्ट बोला। और आप सभी की भैया कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो भाई, लगाओ आंसर। ठीक है, आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। टिक लगाते हैं बढ़िया तरीके से। (89.37) वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत शानदार। तो ये जो चीजें थी ना मैंने जो तुम लोगों के साथ डिस्कस करी थी, ये बहुत बढ़िया थे। अच्छा, तुम लोगों को याद होगा स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? अब तुम लोग भूल गए होंगे, मैंने पहले पढ़ाया था। अब मुझे आंसर चाहिए इसका, सोच लो अच्छे से। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था भैया? किसने दिया था स्थिर अनुपात का नियम? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? बताओ बताओ बताओ। बताओ। चलो, तो स्थिर अनुपात का जो नियम था वो किसने दिया था? देखो रे कितना गलत आंसर लिख रहे हैं रे। मैं देता ही नहीं हूं पोल। वो दिया था लुईस प्राउस्ट साहब ने, प्राउस्ट ने दिया था।
किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। बहुत बढ़िया। चलो, तो यही सब कहानी थी है ना, जो तुम लोगों के साथ डिस्कस करी आज मैंने, है ना। आई होप तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और कुछ करें आज? बताओ बताओ बताओ। आप सही आंसर दे रहे हो। बताओ 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 बताओ। वीडियो कॉल रहने देते यार, प्लीज प्लीज मान जाओ। कुछ और, कुछ और। हाँ, वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल, चलो ठीक है, वीडियो कॉल ही कर लेते हैं सर। वीडियो कॉल 5 मिनट, ठीक है, फिर रहने देते आज। ठीक है, आज वीडियो कॉल बेटा हो नहीं पा रहा, थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी और कुछ कर लेते अपन। सॉन्ग, गाना कौन सा गाऊं बताओ? दिल का जो हाल है बोलो कैसे बयां करें, कह दूं या तुझे दिल में रखूं, बोलो ना क्या करें। ये जो दिल तुम्हारा है कैसा इशारा है, पढ़ ले बेटा नहीं तो सर जी वहां आ रहा है। क्यों करूं मैं यूं पढ़ाई, हाँ क्यों मैं क्यों पढ़ाई। ठीक है, बेसब्रिया। दिल रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां।